Hello and welcome again dear students to A1 मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज अंकित द्विवेदी और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आगे देखेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसकी एग्जाम्पल्स को देख चुके थे। तो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को। आई होप कि आप लोग पीछे की जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आप लोग अटेंड जरूर किए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का मिस हो गया हो वो लेक्चर, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखो। आप शुरू से देखो, मैट्रिक्स के जितने भी सीरीज चल रहे हैं उन सारे सीरीज को आप शुरू से देखो। ये मैट्रिक्स का 5वां लेक्चर है, तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो 5वां प्रॉपर्टीज था वो क्या है। जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली, बट स्केलर जितने भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली, बट डायगोनल मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स के जो प्रोडक्ट होता था वो क्या होता था, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। ठीक है, उसी तरह से जो 5वां प्रॉपर्टीज है बच्चों वो ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स हों जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, मतलब कि अगर उनमें मल्टीप्लिकेशन की क्रिया हो सकती है तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो तो नहीं करता है, बट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। उसी तरह से बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी इस प्रकार की, अगर ए बी और ए सी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, बी एंड सी एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है, तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होता है। एंड नाउ लास्ट प्रॉपर्टीज है ए आई इज इक्वल टू आई, ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो मैट्रिक्स एज इट इज हो जाता है। आप चेक कर सकते हो, अगर मैंने ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिया हुआ है 1 2 3 4 एंड आई इज इक्वल टू मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया है 1 0 0 1। आई जो होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिस ऑर्डर का ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगर मैंने आई में ए का मल्टीप्लाई किया या ए में आई का मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या है, तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0, यानी ये 1 आ जाएगा। 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2। उसी तरह से मैंने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0, 3 and 3 into 0 0 plus 4 into 1 4। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स ए आ गया, यानी कि रियल नंबर में जिस तरह से 1 ट्रीट करता है वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रीट करता है। ठीक है, तो आई होप कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप रिवीजन भी कर सकते हो, ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप रिवीजन भी कर सकते हो स्पीड बढ़ा के, वीडियोस का आप स्पीड बढ़ा के उसको रिवीजन भी कर सकते हो। तो आई होप कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन क्या है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 + 2 ऑर्डर का, अल्फा 0 1 1
बी कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 1 0 3 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, और हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से बच्चों हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ता है, ताकि इससे ये पता चलेगा कि हमने पीछे जितने भी थ्योरीज किए हैं उससे मुझे कितने क्वेश्चंस करते आते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके आईआईटी का क्वेश्चन है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप मिलाओगे, ठीक है। और आप देखोगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर प्ले कीजिए और देखिए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं। तो A इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है अल्फा 0 1 1। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ए स्क्वायर इसका क्या मतलब है? ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू बी, है ना। ए स्क्वायर का मतलब अगर मैं ए को ए में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ए स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या है? अल्फा 0 1 1 इंटू ए का वैल्यू है अल्फा 0 1 1, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? फर्स्ट रो को लोगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो अल्फा में अल्फा का मल्टीप्लाई हुआ अल्फा स्क्वायर एंड प्लस 0 इंटू 1 0। उसी तरह से फर्स्ट रो को लोगे और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते नहीं आता है तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आप देखें, जिसमें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल से बताया गया है, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड रो को उठाना है और दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू अल्फा दैट इज अल्फा एंड प्लस 1, और यहाँ पे 1 इंटू 0 दैट इज 0 एंड प्लस 1 इंटू 1। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वैल्यू जो मिला वो ए स्क्वायर का वैल्यू मिला। अब ए स्क्वायर को बी के इक्वल कर लेना है, क्योंकि दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। सो दैट्स व्हाई ए का जो वैल्यू है, ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमें पुट करना है यहाँ पे, और इसको इक्वेट करना है बी के साथ, दैट मींस 1 0 3 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मुझे ये बताता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इसके मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा स्क्वायर जो है 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से 0 तो 0 के इक्वल है ही, और अल्फा प्लस 1 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, और ये 1 तो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चों मुझे दो इक्वेशंस मिले अल्फा के फॉर्म में, ठीक है। अल्फा के फॉर्म में दो इक्वेशंस मिले। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं और अल्फा का कुछ कॉमन वैल्यू मिलता है दोनों इक्वेशन से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा का कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिलता है दोनों इक्वेशन से, तो वहां पे अल्फा का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 1, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 2 मिलेगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखो जरा सा कि दो इक्वेशन से अल्फा के अलग अलग वैल्यूज मिले। अब जब अलग अलग वैल्यूज मिले तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा का कोई भी रियल वैल्यूज नहीं है
जिसके लिए ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऑलराइट, आ रहा है सबको समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। यहाँ पे बच्चों जीरो जो है वो नल मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे जीरो रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे जीरो जो है वो नल मैट्रिक्स है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो है 1 क्रॉस 3। जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और जो तीसरा वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें इसको इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, किसी भी दो को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तुम चेक कर लो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इन दोनों में भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो इन दोनों में भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले, ठीक है। चलो मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, अगर मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँ तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, ये बात समझो कि अगर मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँ तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलने वाला है। लास्ट एंड फर्स्ट ये दोनों को छोड़ देते हो, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो मुझे 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं प्रोडक्ट करके देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो कैसे प्रोडक्ट करते हो, फर्स्ट रो को उठाओगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। करते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 4x प्लस 3, 1 प्लस 4x प्लस 3। ओके, फिर फर्स्ट रो को लोगे, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2 प्लस 5x एंड प्लस 2, एंड फिर फर्स्ट रो को लोगे, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 3 प्लस 6x एंड प्लस 5, ठीक है। देखो ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैंने अभी बताया था, और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं एज इट इज यहीं पर लिख देता हूँ 1 माइनस 2 और 3, और ये जो है 3। ओके, अब यहाँ पे मैं और थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, तो 3 प्लस 1 4 यानी 4x प्लस 4 क्या करना है, 5x प्लस 4 एंड 6x प्लस 8। ओके, एंड ये जो मैट्रिक्स है वो है 1 माइनस 2 इसी को स्टूडेंट। अब जरा सा देखो कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दे रखा है बच्चों 1 क्रॉस 3, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस 1। तो ये बिल्कुल CR पुरुषार्थ, याद करो मैंने बताया था कैसे चेक करते हो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कंफर्मेबल है कि नहीं है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कंफर्मेबल है कि नहीं है, ये कैसे चेक करते हो मैंने बताया था। तो 1 क्रॉस 3 इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों में प्रोडक्ट हो सकता है, और जब दोनों में प्रोडक्ट करोगे तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, चलो देखते हैं। ओके, तो 4x प्लस 1 इंटू 4 दैट मीन्स 4x प्लस 4, एंड 5x प्लस 4 में जब -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -10x एंड -8, एंड 6x प्लस 8 में जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18x प्लस 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ पे 0 है। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी मैट्रिक्स को तुम किसी रियल नंबर से रिलेट करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको तुम इक्वेट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो 0 होगा
वो भी 1x1 का नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर 2x2 का मैट्रिक्स होता तो 0 भी 2x2 का नल मैट्रिक्स होता। बात समझ में आ रही है सबको? इसका मतलब ये है कि 0 जो है एक्चुअली ये रियल नंबर नहीं है, ये जो है वो नल मैट्रिक्स है और ये उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स होगा जिस ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स नहीं है। तो अब जल्दी से इसको हम सॉल्व करके इक्वेट करते हैं। तो 4x minus 10x that means minus 6x and plus 18x, 4x minus 10x minus 6x minus 6x plus 18x that means 12x, alright, and 4 minus 8 that means minus 4 and plus 20 minus 4 plus 20 क्या होगा? minus 4 plus 20 4 minus 8 that is minus 4 and minus 4 plus 24 that means plus 20 is equals to 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों 12x is equals to minus 20, so x is equals to minus 20 upon 12 that means 2 10s and 2 6 2 5s and 2 3, so x is equals to minus 5 upon 3। This is the required answer। आई बात समझ में? ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 then prove that the product of the two matrices given below is a null matrix। मतलब ये कि अल्फा और बीटा डिफर है किससे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दैट मींस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, यहां पे जो लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसका मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, दिख नहीं रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स होना चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? नल मैट्रिक्स होना चाहिए। चलो, तो इन दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? चलो क्या करना है, फर्स्ट रो को लोगे एंड फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू cos बीटा इंटू साइन बीटा। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो को लोगे और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा into sin बीटा and plus cos अल्फा into sin अल्फा into sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस क्लास कर लो। ऑल राइट, अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, सेकेंड रो को उठाओगे और दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे। तो cos अल्फा into sin अल्फा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेकेंड रो को मैंने लिया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर रहा हूँ। तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन cos स्क्वायर बीटा के साथ हो गया एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का जो मल्टीप्लिकेशन है cos बीटा इंटू साइन बीटा के साथ हो गया। उसी तरह से बच्चों cos अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू cos बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोडक्ट किया है, आप खुद से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ तो कॉमन निकलने वाला है। ठीक है, कुछ तो कॉमन मिलेगा, तो जो कॉमन मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करते हैं।
चलो तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर लें, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कॉमन करते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो जब मैंने कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉमन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर था तो एक तो बच के रह जाएगा यहाँ पे, यानी कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा यहाँ पे है ना, एंड प्लस यहाँ देखो कॉस अल्फा और कॉस बीटा मैंने बाहर कर लिया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ऐसा बचेगा। उसके बाद यहाँ से बच्चों हम कॉमन क्या निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लेना है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो जब यहाँ से आपने कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा कॉमन करोगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा था तो एक कॉस अल्फा तो बच जाएगा, और साइन बीटा बाहर आ गया है तो कॉस बीटा बच गया, एंड प्लस प्लस कॉस अल्फा बाहर कर लिए साइन बीटा बाहर कर लिए, तो यहाँ पे एक साइन अल्फा आएगा, और जो कि साइन स्क्वायर बीटा था एक साइन बीटा को बाहर किए तो यहाँ पे एक साइन बीटा जो है वो बच जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉमन कर रहा हूँ साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड प्लस मैंने साइन अल्फा बाहर किया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर था एक साइन बच गया, और कॉस बीटा मैंने बाहर कर लिया तो साइन बीटा बच गया, यानी यहाँ पे टोटल बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, एंड यहाँ पे जब मैं इसमें कॉमन करूंगा क्या साइन अल्फा इंटू साइन बीटा यहाँ पे कॉमन करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़े हो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैंने फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और क्या सब कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है क्या, देखो ध्यान से, ये सारा का सारा फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा का ही तो है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और फिर इसका फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा, ओके। यहाँ पे आओ साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और इसका फॉर्मूला फिर से वही कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ भी बच्चों साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और फिर से इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब जरा सा देखो यहाँ पे कि चूंकि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो अल्फा माइनस बीटा के जगह पे जब पाई बाई 2 ला करके पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। सो बिल्कुल आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की जगह पे पाई बाई 2 लिखोगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा डिफर बाई पाई बाई 2, डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दैट मींस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, या तुम ऐसे कह सकते हो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये थोड़ा सा और अच्छा होगा। अब n के जगह पे तुम 0 1 2 3 4 ऐसे जब तुम पुट करते जाओगे तो पाई बाई 2 के जितने भी मल्टीपल्स मिलेंगे वो सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब बच्चों यहाँ पे हम 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का लगे वैल्यू रखेंगे तो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, यहाँ भी cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, यहाँ भी cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, और यहाँ भी cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 0 हो जाएगा। देखो जनरल फॉर्मूला होता है cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे जो मुझे प्रूफ करना था वो आ चुका है कि अगर अल्फा और बीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से डिफर हैं तो जो नीचे दिया हुआ है दोनों मैट्रिक्स ए और बी दोनों का जो प्रोडक्ट है
वो क्या आया, क्या प्रूफ करना था, नल मैट्रिक्स प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, चलो तो ये बात सबको आगे समझ है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। मैंने इसका डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है। तो फॉर द मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स is called transpose of matrix and is denoted by a dash or a to the power। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रांसपोज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस मैट्रिक्स को, रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, रो को और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि जो रो है उसको कॉलम वाइज लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखेंगे। ठीक है, तो जो रो है उसको हम लोग कॉलम वाइज क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। देन जो नया वाला मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं उस मैट्रिक्स का। और डिनोट कैसे करते हैं बच्चों हम लोग, ए डैश या ए टू द पावर टी से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 -3 and 5, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम वाइज लिखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया ट्रांसपोज। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। एक और मैंने एग्जांपल ले लेना है, अगर b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 सपोज दैट, तो अगर मुझे b का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो कैसे करूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम वाइज लिखोगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम वाइज, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। अगर रो और कॉलम दोनों में से किसी भी एक को तुमने इंटरचेंज कर लिया तो दूसरा खुद को खुद इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखा, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अरेंज हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ओके, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, तो उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा बच्चों n क्रॉस n, मतलब उसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। ये बात सबको आ रही समझ में, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 + 3, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।